वेलकम टू टीचर अहमद। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। अगर आप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा डीट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2017 में डीट में लेवल 1 में साइकोलॉजी विषय में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। पहला सवाल है, ए लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड एज डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसग्राफिया, अटेंशन डिफिकल्ट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डिसग्राफिया, क्योंकि डिसग्राफिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चे शब्दों को आसानी से पढ़ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है पिछली गतिविधियों का योग। पहला ऑप्शन है, शिक्षक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। दूसरा है, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। तीसरा है, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित मूल्यांकन। चौथा है, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। चौथा ऑप्शन सही होगा, ये योगात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार के बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। सही जवाब हो जाएगा प्रकृतिवादी कौशल, यानी हार्वर्ड गार्डनर ने प्रकृतिवादी कौशल का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्नलिखित में से खोजें उन बच्चों के लिए सही लाभ जो 2 भाषाएं बोलने की क्षमता रखते हैं। जब बच्चे 2 भाषाएं बोलेंगे तो वो सुविधा का गठन अवधारणा होगा, यानी उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, बच्चे में कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होगी और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी, यानी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कक्षा में एक शिक्षक कुछ गतिविधियां करा रहा है। न केवल यह पूछा कि क्या हुआ बल्कि कैसे और क्यों भी पूछ रहा है। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों के माध्यम से वह किस चीज को बढ़ावा दे रहा है? पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा है आलोचनात्मक सोच, तीसरा है एकीकृत सोच, चौथा है अवधारणा मानचित्रण। सही जवाब हो जाएगा आलोचनात्मक सोच, क्योंकि जब बच्चे से एक ही प्रश्न के विभिन्न उत्तर एकत्रित किए जाएंगे तो हर उत्तर एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक होंगे। अगला सवाल है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं जो किसी छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती है, किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तरह की प्रेरणा मिलती है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट, समावेश शब्द का अर्थ है नियमित कक्षा में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करना। कितने समय के लिए? सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी भी समय नहीं। सही जवाब हो जाएगा पूरा समय, क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जैसे अंधे बच्चे को, काने बच्चे को, विकलांग बच्चे को, सामान्य बच्चों के साथ लगातार शिक्षा दी जाती है और बच्चे में अच्छा ग्रोथ होता है। अगला है, कक्षा में एक कविता पढ़ाने वाला एक भाषा शिक्षक कविता के विवरणों को समझाकर और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए कहता है।
इसका एक उदाहरण है। यानी भाषा शिक्षक जो है कविता पढ़ाता है, समझाता है, फिर बच्चे को कहता है कि तुम इसका निष्कर्ष निकालो। ये हो जाएगा आगमनात्मक तर्क, क्योंकि आगमनात्मक विधि में समझाया जाता है, फिर निष्कर्ष निकालने के लिए बच्चे को ही कहा जाता है। अगला है मनोविश्लेषण मानते हैं कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा अहंकार आईडी पर आच्छाद रखे। इसे क्या कहते हैं? सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद या दबाव। सही जवाब हो जाएगा दबाव, क्योंकि दबाव मनोविश्लेषण मानते हैं कि यह एक प्राथमिक साधन है, इसके द्वारा ही अहंकार आईडी पर आच्छाद रखता है, यानी उसे छुपा कर रखता है। अगला सवाल है व्यक्तित्व का लक्षण अंतर्मुखता और बहिर्मुखता किसके द्वारा प्रस्तावित है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं हैंस आइजैक। हैंस आइजैक ने व्यक्तित्व का लक्षण दिया जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता पर आधारित था। अगला सवाल है which of the following best exemplify what motivation is? यानी निम्नलिखित में सबसे अच्छा उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है प्रेरणा के बारे में? पहला ऑप्शन है छात्र और आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, यानी ये भी प्रेरित है। अगला है छात्र बहुत सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम स्कोर प्राप्त करता है। तीसरा है छात्र सह वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र दो कड़ी मेहनत करते हैं, अपने शैक्षणिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि ये बच्चा जो है काफी प्रेरित है, सबसे ज्यादा प्रेरित है। ये उच्च लक्ष्य निर्धारित भी करता है, प्रयास भी करता है और उच्चतम स्कोर भी प्राप्त करता है, यानी इसके प्रेरित होने का परिणाम भी दिख रहा है। अगला सवाल है यदि बाहरी प्रेरणा अंत का एक साधन है, यदि बाहरी प्रेरणा अंत का एक साधन है तो आंतरिक प्रेरणा क्या होगा? एक शुरुआत होगा, अपने आप में एक अंत होगा, एक शुरुआत और एक अंत होगा, या कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा अपने आप में एक अंत, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा जो होता है अपने आप में एक अंत ही होता है। अगला सवाल है एक व्यवस्थित विज्ञान जो समय और वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद। सही जवाब हो जाएगा दिमागी आरोग्यता, मेंटल हाइजीन। एक समायोजन तंत्रों में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन और दमन। सही जवाब हो जाएगा परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। अगला सवाल है स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह कारक किस श्रेणी का है? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक कारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक, चौथा है अनकारक। सही जवाब हो जाएगा सामाजिक कारक, क्योंकि स्कूल जो है एक सामाजिक संगठन है। इसका संगठन जो है अगर सामाजिक कारकों से किया जाएगा तो अधिगम प्रभावित होंगे, यानी बच्चे को अच्छे अधिगम मिलेंगे, क्योंकि बच्चे समाज से भी सीखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, बीमारी का डर, अपराध का जुनूनी विचार, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को रहने के योग्य बना लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, क्योंकि बच्चे में जब तीव्र उत्सुकता होगी, अपराध का जुनूनी विचार होगा, बीमारी का डर होगा, तो वो अपनी जगह टिके नहीं रहेंगे, उसमें समायोजन का अभाव होगा। लेकिन जब वो चिंता से मुक्त होंगे, भय से मुक्त होंगे, तो वो
अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को बताते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा है संप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है समझ, चौथा है ज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रयोग, क्योंकि बच्चे को हमारे जीवन के प्रयोग के बारे में निबंध लिखने को कहा गया है। यानी इससे जो है बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर का विकास होगा, वे प्रयोग करना सीखेंगे। अगला सवाल है, एक शिक्षक के रूप में आपने उचित परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके किसी छात्र के बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आकलन, मापन, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। जब हम एक शिक्षक के रूप में छात्र के बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे तो यह प्रक्रिया कहलाएगा आकलन। नेक्स्ट, ब्लूम के वर्गीकरण में किस क्षेत्र का नाम नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा। सही जवाब हो जाएगा क्रियात्मक, क्योंकि ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी नाम है, भावात्मक क्षेत्र का भी नाम है, मनोप्रेरणा क्षेत्र का भी नाम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकत्रित रहना, अधिगम को रटने की विधि को सुगम बनाना। चौथा ऑप्शन है पाठ पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 2005 का जो एनसीएफ था उसमें स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना शामिल था, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकत्रित करना भी शामिल था, लेकिन रटने की विधि पर बल देने के बजाय इसकी आलोचना की गई थी। शिक्षा को रटंत विद्या से मुक्त किया गया था। चौथा ऑप्शन है पाठ पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, यानी शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित न रह जाए, इसके बारे में भी एनसीएफ 2005 में विचार किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रारंभ में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ लेता है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि और विकास होता है और उंगली और अंगूठे का उपयोग करता है बच्चा उसी सामान को पकड़ने के लिए। इस प्रकार की प्रगति है। पहला ऑप्शन है सेफलोकॉर्डाल प्रगति, प्रॉक्सिमेडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, अनियमित प्रगति। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, क्योंकि बच्चे में व्यापक से विशिष्ट की ओर एक विकास हो रहा है। पहले वो अपनी हथेली से पकड़ता है, फिर उंगली और अंगूठे सभी का उपयोग करता है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। अगला सवाल है, बच्चे में विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकासात्मक प्रक्रिया का संबंध इनमें किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन है अन्न को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित करता है। दूसरा ऑप्शन है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है आंशिक रूप से विकसित होता है। चौथा ऑप्शन है बेतरतीब ढंग से विकसित होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होता है। अगला सवाल है, एक बच्चा जो एक करिश्माई उच्च या निम्न है, जैसे उसमें कुछ मौखिक क्षमता है, अच्छी बात करने की क्षमता है, बाद के युगों में यानी आने वाली पीढ़ी में ऐसा ही रहेगा,
इस कथन के महत्व पर बल दिया गया है। प्रारंभिक अनुभव में, वातावरण में, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता, क्योंकि आनुवंशिकता ही एक ऐसा गुण है जो बाद की पीढ़ी में भी जिंदा रहता है, यानी अगली पीढ़ी में या अगले समय में वह गुण बाकी रहता है आनुवंशिकता के द्वारा ही। अगला सवाल है, सीखने में उपयोग और उपयोग के नियम को भी कहा जाता है। सीखने में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज इन लर्निंग इज कॉल्ड एज प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम का नियम, यानी सीखने में उपयोग और अनुपयोग के नियम को श्रम का नियम कहते हैं। अगला सवाल है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, बल्कि इससे पहले भी ऐसा होता है, अर्थात सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज सुनता है तो कुत्ते के मुंह से लार टपकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। सही जवाब हो जाएगा अनुकूलित उत्तेजना, यानी कुत्ते में एक अनुकूलन हुआ और उस उत्तेजना के कारण ही लार टपकता है। अगला सवाल है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। इस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, टोलमैन का संकेत अधिगम, कोहलर अधिगम सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला सवाल है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया है, किस नाम से जाना जाता है? समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विग्रह। सही जवाब हो जाएगा संतुलन, क्योंकि पुरानी और नई के बीच समायोजन जो होगा, इस समावेशन का कारण केवल संतुलन ही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक अपेक्षाओं से बचे। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षण का उपयोग न करें। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या करने में सतर्क रहे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत। अगला सवाल है, एरिक्सन के अनुसार 8 चरणों में बच्चा का मनोसामाजिक विकास होता है। कक्षा 3 का बच्चा जो लगभग 9 वर्ष का छात्र है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो कक्षा 3 का बच्चा लगभग 9 साल का बच्चा ऑप्शन बी से संबंधित है, परिश्रम बनाम हीनता, यानी वो मेहनत करेगा वरना उसे खुद में हीनता महसूस होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह एक मानकीकृत परीक्षण है। दूसरा ऑप्शन है छात्र के स्कूल के व्याख्या अन्य प्रदर्शनों के साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षा राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्थापित मानदंडों से की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आदर्श परीक्षण के लिए ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि छात्र के प्रदर्शन की तुलना मानदंडों से की जाती है। उसमें जो है सेल्फ मोटिवेशन का इससे अभाव हो जाता है और वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगते हैं।
उसमें जो भी विकास हो रहा है अपने आप में ये बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। रीट की बेहतर तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।